हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी बहुत बेहतरीन मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन सीरीज एकलव्य सीरीज में फिर से हो गई है। और आज इस सीरीज का होने वाला है लेक्चर नंबर 17, मतलब लेक्चर नंबर 17 में आज हम लोग आ गए हैं। और हमको इसमें मेनली पढ़ना क्या है, तो आज हम लोग अपना बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नामक चैप्टर को 100% कंप्लीट करेंगे। महज 17 लेक्चर में हमने आपके क्लास 12 बायोलॉजी का 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और आज एक बार फिर से उसी बहुत बेहतरीन सीरीज से, जो कि आज आपका लेक्चर नंबर 17 होने वाला है, उसी सीरीज से हम लोग एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नामक चैप्टर, जिसका अगर चैप्टर की बात करें तो ये आपका चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। और अगर सीरीज की बात करें तो आपके सीरीज का 17वां लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है कोई भी लेक्चर या किसी चीज में आपको दिक्कत है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लेक्चर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जब उस लेक्चर को देखेंगे तो शुरू में 5-6 मिनट में पूरी जानकारी आपको इस सीरीज के बारे में दे दिया गया है। सिर्फ आपको इतना जानना होगा कि ये सीरीज कक्षा 12 के बच्चों के लिए उनका 2024 बोर्ड में बहुत बेहतरीन नंबर लाने के लिए चलाया जा रहा है। और इस सीरीज में पूरा आपका 60 लेक्चर में 100% इंटर मतलब क्लास 12 का बायोलॉजी कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई परेशान होने की बात नहीं है। सीरीज हमारी शुरू गई थी 5 नवंबर को भैया, आज 20 नवंबर होने वाला है। आज आपका 17वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। अगर बात करें यूनिट कौन सी है, तो यूनिट भी आपकी आखिरी है, क्योंकि जब चैप्टर ही आखिरी है तो यूनिट नंबर 5 का आपका चैप्टर होने वाला है। और तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर। तो देखिए, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से देखा था। हमने कुछ स्पीशीज के बारे में देखा था जो हमारे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के कारण, मैन मेड रिसोर्सेज ज्यादा लाने के कारण विलुप्त हो गई है। जैसे कुछ हमारे जानवर थे वो आज के समय में पृथ्वी पे नहीं पाए जाते। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा था कि इबिल क्वार्टेट नामक एक टॉपिक, जिसमें 4 फैक्टर थे, जो बताता है कि अगर कुछ चीजों को हम करना बंद कर दें तो हमारी पृथ्वी फिर से संभल सकती है। जो जीव पृथ्वी पे लगातार गायब हो रहे हैं वो गायब होना कम हो जाएंगे, मतलब हम लोग फिर से ठीक से चलने लगेंगे। इतना हमने बात किया था उन 4 फैक्टर का। आज के हमारे इस लेक्चर में हमको किस चीज का बात करना है, तो हमें बात करना है, आप सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा। आज का जो आपका हेडिंग होगा वो क्या होगा भैया, अप्रोच टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मतलब क्या होता है, बचाना। कंजर्व मतलब किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को बचाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, इसमें आपका 3 टॉपिक कुल मिला के दिया गया है। 3 मतलब ये टॉपिक हमारा कहता है कि जैसे मान लीजिए कि जो इंसान होता है वो बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, मतलब जहां उसका लाभ होगा वहीं वो कोई काम करेगा। तो ये पूरा टॉपिक हमारे सोच पे डिपेंडेंट है। तो हम सोचते कैसे हैं, तो एनसीईआरटी कहती है भैया कि आप लोग कम से कम एक काम कर लीजिए कि आप लोग सिर्फ हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी को इसीलिए बचा लीजिए जिससे आपका फायदा है। भाई पेड़ रहेगा तो आपका जाहिर सी बात है सीधा सीधा फायदा रहेगा। तो 3 इसके अप्रोच है। पहला कहता है कि कम से कम अगर आपकी बहुत ज्यादा छोटी सोच है, नैरो यूटिलिटी, भाई मान लीजिए हमने आपसे कहा पेड़ लगाओ, आपने कहा काहे लगाएं, हम ही काहे लगाएं, बहुत सारा पेड़ पड़ा है और पेड़ लगाने की क्या जरूरत है। तो उसका उत्तर एनसीईआरटी देती है नैरो यूटिलिटी वाले टॉपिक में। एनसीईआरटी कहती है कि कम से कम भैया इतना काम कर लीजिए कि पेड़ अगर लगाएंगे तो इससे आपका खुद का ही फायदा होगा। ऑन नीड मतलब अपने
खुद के ऑन नीड या फॉर सेल्फ नीड, अपने खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो कम से कम आप पेड़ लगा सकते हैं। हमने कहा पेड़ लगाओ, आपने कहा इससे हमारा क्या फायदा, तो हम बता दिए आपका ही फायदा है। अच्छा, किस चीज में फायदा है? देखिए, सबसे पहला एनसीईआरटी कहती है कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मेडिसिनल प्लांट का काम करते हैं। कैसे प्लांट का? मेडिसिनल प्लांट का, जिससे दवाइयां बनती है। अच्छा, बहुत ऐसे पेड़ हैं जिससे हम फल खाते हैं, जिससे मान लीजिए जैसे आपका कीवी का फल है, किसी के बॉडी में डेंगू हो गया है तो उसके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कीवी का फल खाएगा, फिट हो जाएगा। पपीते की पत्ती पिएगा, ठीक हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको खाने से हमें अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। तो पेड़ लगाना तो जाहिर सी बात है, इसीलिए जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए ठंडी लग रही है तो हम उसको तापते हैं, या जब तक गैस सिलेंडर हमारे पास नहीं था तब तक हम लोग क्या करते थे? चूल्हे पे खाना बनाते थे, उसमें उसकी जरूरत लगती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सीधी सीधी समझ सकते हैं। एक लाइन याद रखिएगा कि पेड़ इसलिए भी लगाना जरूरी है क्योंकि 25,000 टाइप के, करीब 25,000 टाइप के आपके भैया मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। मतलब अगर हम ऐसे ही जंगल को काटेंगे तो इसमें हमारे करीब 25,000 प्रकार के बहुत जरूरी पौधे नष्ट हो जाएंगे, जिनसे हमें रोजाना दवाइयां मिलती हैं। दूसरा यूज आपका एनसीईआरटी क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अगर मान लीजिए आप अच्छे आदमी हैं, मतलब आप खुल के सोचते हैं कोई चीज, तो कम से कम आप ब्रॉड यूटिलिटी के लिए पेड़ लगा लीजिए। मतलब नैरो मतलब छोटी सोच के लिए, ब्रॉड मतलब बड़ी। अच्छा, बड़ा इसमें क्या सोचना है? पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा? तो आप इससे टू कंजर्व, एनसीईआरटी इसका डिफिनीशन लिखता है, टू कंजर्व किस चीज को भैया? फॉर ग्रेटर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बड़ी सोच सोचते हैं तो कम से कम आप इन चीजों का तो जरूर ही ध्यान रखते होंगे। किन किन चीजों का? अगर आप पेड़ लगाएंगे तो सबसे पहला हमारा नेचर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, जैसे जो चीज चल रहा है सब ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब जैसे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आज के समय में हर चीज की कमी होती चली जा रही है, वहां की जियोग्राफी ठीक हो जाएगी। पेड़ लगाएंगे, हरियाली होगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, जहां पेड़ रहेगा वहीं पानी बरसेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, जो कहते हैं कि भैया आपकी बार गर्मी में गर्मी नहीं पड़ी, ठंडी पड़ रही है, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ी, गर्मी पड़ रही है, फसल बर्बाद हो जा रहा है, बरसात में पानी नहीं बरस रहा है, पेड़ और कट जाएंगे, पानी कहां से बरसेगा? तो क्लाइमेटिक चेंज होने से हम लोग बचा सकते हैं। चौथा फैक्टर हमारा कहता है कि मौसम, चाहे क्लाइमेट कह लीजिए और चाहे वेदर कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। और लास्ट में एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट देती है फैक्टर रेन। अगर पेड़ नहीं तो रेन नहीं, अगर रेन नहीं तो पानी नहीं, अगर पानी नहीं तो पेड़ नहीं, अगर पेड़ नहीं तो हवा नहीं, अगर हवा नहीं तो जीवन नहीं। बात खत्म। अच्छा, लास्ट में सर क्या है? एक हमारा एनसीईआरटी कहता है एथिकल। एथिकल क्या चीज है भैया? एथिकल अप्रोच से भी हम लोग इसको सुधार सकते हैं। एथिकल अप्रोच यूटिलिटी के तहत भी हम लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं कि कोई कोई पेड़ नहीं काटना चाहिए। काहे? उसकी पूजा की जाती है, पूजा करते हैं ना भाई। मान लो कि जब आपका कोई भी कुछ पड़ता है तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, नीम में जल चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान रहते हैं, तो कम से कम इसलिए बचा लीजिए। तो इससे आदमी किस लिए? फॉर, इसको क्यों कंजर्व करना है? फॉर स्पिरिचुअल रीजन। स्पिरिचुअल रीजन्स के लिए इसको हमें कम से कम बचाना पड़ेगा। कौन कौन से रीजन है हमारे? जैसे मान लीजिए बहुत सारे इसके पेड़ हैं, जैसे क्या क्या है? जैसे भैया आपका है बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़ है आपका, बनियान है। और इसमें क्या बचाना है? जैसे लोग नीम को बचाते हैं, नीम, बहुत सारे पुराने बहुत बड़े बड़े नीम के पौधे आपने देखे होंगे। आपका पीपल हो गया। और कुछ एनसीईआरटी कहती है, ये तो पहला यूज है। दूसरा क्या है? बहुत सारे साइंटिस्ट इसको फिलोसॉफिकली रीजन से भी देखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे फिलोसफर हैं,
फिलोसफर है जो इसको कहते हैं कि भाई हमारा जो पेड़ है ये फिलॉसफी से भी जरूरी है, दर्शन शास्त्र से भी कुछ वैज्ञानिक इसको जोड़ के देखते हैं। तो जो फिलोसफर है उनका एक अलग रीजन है, उनका एक अलग रीजन है, वो इसलिए बचाना चाहते हैं। अच्छा, इतना नोट करिए, इसको इरेज करके हम अगली स्लाइड। फिर इसमें भैया आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो पेपर में पक्का 5 नंबर का आएगा, या आपके पेपर में जो आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आएगा। इस टॉपिक का नाम है वे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब भैया वे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत लोग बहुत प्रकार से पेड़ पौधों को बचाते हैं। कैसे कैसे बचाते हैं? 2 प्रकार से। इसमें 2 ही प्रकार है। एक प्रकार आपका होता है भैया इन सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा सर, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? एक्स सीटू और इन सीटू में। अब देखिए, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर किसी आदमी को चोट लग गई, अगर हम उसकी दवाई घर पे ही कर दिए, ठीक, वो हो गया इन सीटू। अगर किसी आदमी को थोड़ी तेज चोट लग गई, उसको अस्पताल में ले जाके भर्ती किए, वहां ठीक कराए, वो हो गया एक्स सीटू। मतलब जब हम पेड़ों को उनके नेचुरल रिसोर्सेज में रख कर ही ठीक करें, वो होगा इन सीटू। अगर उसको उठा के किसी दूसरी जगह ले जाके लगा के वहां सेट करें, वो होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। यही इसका बहुत छोटा सा आपका डिफिनीशन बनता है, ठीक। अच्छा, तो इसका आपका क्या होगा भैया? व्हेन, इसका क्या होता है डिफिनीशन? इसमें मान लीजिए इसमें लिखवाता है ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी आपकी ऑर्गेनिज्म लिखवाती है, प्लांट भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, दोनों के लिए ये है। आदमी को चोट लग गई तो या तो घर में ठीक होगा या तो अस्पताल में। पेड़ को क्या करना है? या तो उसके नेचुरल रिसोर्स में रखेंगे या किसी दूसरे जगह ले जाके गमले में लगा देंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो व्हेन ऑर्गेनिज्म कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटाट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी पेड़ को हम उसके नेचुरल हैबिटाट मतलब जहां पे रखना चाहिए वही रख के उसकी देखभाल करें, जहां वो उगा है वही उसको ठीक से देख लें, उसे कहते हैं इन सीटू। इसके एग्जाम्पल बहुत काबिले तारीफ और इम्पोर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। अगर डिफिनीशन आप भूल जाए पेपर में, सिर्फ एग्जाम्पल लिख दे तब भी आधा नंबर मिलेगा, इतना इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे आज के समय में जगह जगह नर्सरी बनी होती है, बायो रिजर्व पार्क आपका बना होता है, और बहुत सारे भैया नेशनल पार्क बने होते हैं जगह जगह पे। और क्या चीज है भैया? और आपका बना होता है जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कह रहा है, मान लीजिए कुछ जानवर है, तो जानवर को हमने क्या किया? जानवर को हम देखने जाते हैं, जू में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, तो जहां वो नेचुरली है वहीं उनको रखा गया, वहां से उठा के उनको कहीं अलग नहीं हटाया गया। अगर उनकी जंगल में ही देखभाल हो रही है, वो होगा इन सीटू कंजर्वेशन। अगला क्या है? कुछ जैसे सैक्रेड ग्रुप्स हो जाते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स वही चीज है जिन पेड़ों की हम लोग पूजा वूजा करें, उन्हें हम लोग कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। तो जो पेड़ का पूजा होता है उसको काटा थोड़ी जाता है, जहां है लोग वहीं जाके उसकी पूजा करते हैं ना, वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा, लास्ट में आपका आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ये वाला जो आपका टॉपिक है भैया, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा इसके आगे अलग से भी पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग देख लें एक्स सीटू में क्या आएगा, तो व्हेन ऑर्गेनिज्म या प्लांट, इसका भी डिफिनीशन लिख लें। दूसरा कहता है कि अगर हम किसी जीव या किसी पेड़ को उसके अपने घर से हटा के दूसरी जगह कंजर्व करके रखें, दूसरी जगह उसको बचाएं, उसे हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अलग जगह अदर प्लेसेस पे लेके चले जाएं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आपका होगा भैया जैसे बॉटेनिकल गार्डन। जैसे अलग अलग जंगल में साइंटिस्ट घूमते रहते हैं और उन्हीं पेड़ों को लाके एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो जिसको जरूरत हो जाएगा पेड़ को खरीद के लेके चला आएगा, अपने घर में लगा लेगा। वो सब कहाँ मिलेंगे? बॉटेनिकल गार्डन में आपके मिलेंगे, जिसको आप लोग नर्सरी वर्सरी कहते हैं, वही सब चीज है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा जैसे आपको जानवर को देखना है, तो उनको देखने के लिए
क्या किया, सर्कस वालों ने पकड़ा, उनको जू में लाके रख दिया। अब आप जू में जाके उनको देख सकते हैं। उसी जू को हम लोग जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। अब उनकी देखभाल जंगल में नहीं होगी, उनके घर से उनको हम पकड़ लाए और पकड़ के जू में रख दिए, तो इसे हम कहेंगे उनकी बाहर देखभाल हो रही है, उनके घर से हटा के, वो है एक्स सिटिव कंजर्वेशन। अगर मन करे तो आप लोग इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, जू को हम लोग जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। अच्छा सर, तीसरा क्या है? तीसरा आपका होता है एक्वेरियम। भाई तालाब में, समुद्र में मछली तैर रही थी, आप ले आए अपने घर में सजाने के लिए, उसको एक्वेरियम में रख दिए। जो कांच वाला होता है जिसमें मछलियां रखी जाती है, उसी में लाके रख दिए, वो हो गया। उसको अपने घर से हटा के आप अपने यहाँ ले आए, बाहर ले आए, एक्स सिटिव हो गया। दूसरा चीज सीड बैंक, जैसे कह रहा है भाई, जो सीड होता है, सीड मतलब क्या चीज? सीड मतलब होता है बिया किसी पेड़ का। तो जो बीज है वो जब तक फल में था तब तक तो ठीक था, हम उसको बेचने के लिए अपने पास ले आके एक बैंक में रख दिए। क्यों? क्योंकि जब हमें जरूरत लगेगी तब हम उन बीजों को निकालेंगे और जहां मन करेगा वहां ले जाके रख देंगे, तो वो भी आपका एक्स सिटिव में आएगा। लास्ट में हमारा है भैया पॉलन बैंक। अच्छा, उसके बाद आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट करिए। फिर देखिए बच्चों, फिर आपका एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भैया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब थोड़ा सा गेयर बढ़ाते हैं गाड़ी का, क्योंकि वीडियो नहीं तो हो जाएगी लंबी, और आज ही हमको आपकी वीडियो मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करवाना है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां पे कोई पेड़, मतलब पूरे पृथ्वी पे जब कोई पेड़ किसी एक खास जगह ही पाया जाए, उस जगह को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। जैसे आपने अपने घर में कोई पेड़ लगाया है, और वो पेड़ आपके घर को छोड़ के पूरी पृथ्वी पे और कहीं नहीं है, मतलब अगर आपके घर में वो पेड़ सूख गया तो पूरी पृथ्वी से वो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ खास पेड़ पाए जाते हैं, तो हम अगर उन्हीं को बचा लेंगे तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सब पेड़ को भले ना बचा पाए, लेकिन उन कुछ खास पेड़ों को ही बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। उसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कह रहा है जब शुरुआत हुई थी तो ये हमारे पूरे, मान के चलिए कि हमारे पूरे भारत में भैया, पूरे विश्व में कितना था? 25 था। लेकिन आज करंट टाइम में कितना है? आज करंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में इसकी संख्या हो गई है 34। और अगर हम बात करें कि अपने भारत में कितना है, तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अपने भारत देश में भी पाए जाते हैं। कहां कहां है आइए देख लेते हैं। पहला आपका भैया हिमालय, जहां से आपकी गंगा माई निकलती है। हिमालय पे बहुत सारी जड़ी बूटी मिलती है, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा आपका वेस्टर्न घाट पे है। कहां पे? वेस्टर्न घाट श्रीलंका। भाई है ये इंडिया में ही, बस श्रीलंका टच हो जाता है। जैसे आपको जाना हो, कहां पे जाना हो? आपको जाना हो पंजाब, अमृतसर, और आप कहें पाकिस्तान का बॉर्डर है, बस वही हाल है। ठीक। अच्छा, लास्ट में क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा इसका एग्जांपल आपका देता है नॉर्थ ईस्ट में, हमारे भारत में एक जगह और पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में वो जगह क्या है? उसे हम लोग कहते हैं इंडो बर्मा रीजन। इनको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर ऊपर में कई बार एमसीक्यू में आया है, और 5 नंबर का सीधे आ जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, तो आप वही डिफिनेशन लिखिएगा जो हमने आपको बताया। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसकी मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दिक्कत वाली है। दिक्कत वाली क्या है? दिक्कत वाली ये है कि यहाँ पे एक खास प्रकार के, एनसीईआरटी उसके लिए टर्म यूज करती है इंडेमिज्म। क्या यूज करती है भैया? इंडेमिज्म। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कह रहा है कुछ ऐसे पेड़ जो किसी खास जगह पाए जाए। ये सिर्फ ऐसे पेड़ हैं जो किसी खास जगह ही पाए जाएंगे, खास जगह पाए जाएं। अच्छा, इसे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए हम लोगों के घर में भी ये पेड़ होता और पूरी दुनिया में होता, तो मान लीजिए घर वाला सूख जाता, बाहर से लाके लगा लेते। जैसे ठंडी में तुलसी सूख जाती है, नर्सरी से जाते हैं खरीद के लाते हैं, गर्मी में फिर लगा लेते हैं। लेकिन इनमें दिक्कत है, एक बार सूख गया तो खत्म, अब है ही नहीं तो कहां से पाएंगे, तो इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये तो पहला हो गया। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा ये है कि भैया ये हमेशा हाई रिस्क पे रहते हैं। किस पे?
हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये बहुत जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। भाई जब एक ही जगह पाया जा रहा है तो अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, मतलब विलुप्त हो गया, अब पूरे पृथ्वी पे है ही नहीं तो हम लोग क्या करें। अच्छा तीसरा क्या है, एनसीईआरटी कहती है अगर हम सिर्फ इन्हीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को ही अगर हम लोग कंजर्व कर लें तो थोड़ा बहुत नहीं, ये मान के चलिए कि हम लोग पूरी पृथ्वी पे 80% पेड़ों को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इतने ज्यादा पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं कि अगर सिर्फ हम इन्हीं को बचा लें, पूरी दुनिया के पेड़ को छोड़ के सिर्फ इन्हीं जगहों को बचा लें जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो हम पूरे पृथ्वी पे 100% में 80% तो पेड़ वैसे बचा लेंगे। मतलब इनको बचाना ज्यादा जरूरी है, साफ बात ये है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है भैया कि ये चौथा कि ये कुल मिला के टोटल हमारे पृथ्वी का 2% लैंड कवर किए हुए हैं। मतलब हमारे पृथ्वी में 100% जमीन है तो 2% में अकेले फैले हैं, मतलब पृथ्वी का बहुत बड़ा पार्ट हमारा कवर कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर 100 में मान लीजिए 10-20 हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा भी एनसीईआरटी कहती है। अच्छा उसके बाद क्या है, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है भैया बायोस्फीयर रिजर्व। आप लोग इसको नोट करिए, आइए देखते हैं। लास्ट में भैया आप लोग हेडिंग लगाइए बायोस्फीयर रिजर्व। सर जी ये क्या है, आइए बताते हैं। जब पूरा बता दिए तो ये भी बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग, ये भी बताएंगे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा बवाल है जिसको शुरू किया गया था 1975 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था भैया, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को एक संस्था है, एक कंपनी है, उसी के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा इसका थीम क्या था, मतलब काहे लिए शुरू किया गया था। भाई आप हमसे पढ़ रहे हैं तो काहे लिए पढ़ रहे हैं, आपको पेपर में पास होना है। तो वैसे इसको हम लोगों ने क्यों शुरू किया था, इसको हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि इसका मोटिव वो लोग रखे थे MAB। क्या है, MAB, मतलब उन्होंने कहा था कि अब हम अकेले कुछ लोगों से पेड़ को नहीं बचवा सकते क्योंकि पृथ्वी पूरे पेड़ से भरी है और हम लोग लगा लगा के उन पेड़ों को बचाएं तो खर्चा ज्यादा आएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि कुछ जगह जहां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसे अच्छे इलाके हैं, पेड़ों से हरे भरे हैं, वहां हम उन्हीं लोगों से कह देंगे जो वहां पे रहते हैं वो खुद अपने पेड़ों को बचाएंगे और इसके बजाय मतलब उनको बचाने के बदले हम उनकी कुछ मदद कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। यही इनका मोटिव था। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। जब आदमी और बायोस्फीयर या बायोडाइवर्सिटी खुद ही सुरक्षित रहेंगे, खुद मिलकर सुरक्षित करेंगे, हम दोनों, हम पेड़ को बचाएंगे तो पेड़ हमें बचाएगा। यही इसका मेन मोटिव था। या कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म ये भी आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी के जगह पे आपको कई जगह पे बायो रिजर्व क्या दिया जाता है, आपको कई जगह बायोस्फीयर भी दे दिया जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों लिखेगा दोनों सही है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद में इसका मॉडल क्या था। इसका मॉडल ऐसे कुछ था, आप लोग समझ लीजिए, जैसे इसमें हम 3 घेराबंदी कर दे, क्या कर दे, 3 घेराबंदी। तो ये वाला जो हमारा इलाका है ये है हमारा फॉरेस्ट। ठीक, अच्छा ये क्या है, ये हमारा है आउटर, ये आउटर एरिया है। ये क्या है, ये मिड एरिया है, मिड एरिया। तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है भैया कि जो पहला हमारा सबसे आगे वाला जो जमीन पड़ता है इसको आउटर को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन या इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन। अच्छा इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि यहाँ पे बाहरी कोई आदमी नहीं आ सकता, सिर्फ उस कम्युनिटी के ही लोग आएंगे जिनको हमने इसको सेव करने के लिए दिया है। जैसे कहने का मतलब यह है, आपके गांव में बहुत बढ़िया जंगल है, लोग बाहर से आते हैं, पेड़ ओड़ काट के भाग जाते हैं, तो अब आप लोगों को सरकार ने छूट दे दिया कि यहाँ किसी को आने ना देना। तो कोई काटने आएगा, जंगल गांव के बीचों बीच है तो आप लोगों का घर गांव में मतलब जंगल के बाहर है, तो पहले आप ही लोग तो रोकेंगे। तो वैसे अगर इस फॉरेस्ट को कोई काटने आएगा तो जो कम्युनिटी के लोग हैं वही इसको रोक लेंगे। अच्छा उसके बाद इसके अंदर कौन घुस सकता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो मान लीजिए कि कोई आ गया, कहा हमको जाना है, जरूरी है
तो यहाँ पे कौन कौन जा सकता है? इस दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं भैया बफर जोन, इसे हम लोग कहेंगे बफर जोन। अच्छा, इसमें हिलने की किसको अनुमति है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी एजुकेशनल पर्पस से जा सकता है। मतलब सर हमें थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा पेड़ के बारे में पढ़ाई करना है, हमें जाने दीजिए, हम एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, अगर ये सब किसी पोस्ट पे अच्छा काम करने के लिए है, चुराने उड़ाने के लिए नहीं, तब उसको अंदर जाने देंगे। अच्छा, एकदम अंदर भी किसी को जाने को मिलेगा सर जी कि राम मंदिर वाला हो गया, बिना पास दिखाए जाने ही नहीं देंगे? देखो बताते हैं। अच्छा, अंदर वाले को हम लोग कहेंगे कोर जोन। क्या कहेंगे भैया? कोर जोन। इस कोर जोन का क्या हाल चाल है? इस कोर जोन या कोर एरिया में कोई भी, कहने का मतलब ये है, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, कोई बाहरी आदमी जा नहीं सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके वहां पे जो लोग रहेंगे, जो वहां पे मतलब रिसर्चर या जिसको हम लोग कह सकते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, वही सब इसमें जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? हमारा बायो रिजर्व बहुत हद तक सेफ हो गया। अच्छा, इसी में एक चीज आपका और आता है, इसका अगर कभी कोई मॉडल पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, जिसपे क्वेश्चन आता है कि इसको बनाया गया था टू कंजर्व, इसको काहे बनाया गया था? टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी with the help of local tribal people। मतलब इस फॉरेस्ट के बाहर जो लोकल लोग हैं, इसके गांव के लोग हैं, उन्हीं के मदद से उन्हीं के जंगल को सेफ करवाना, पेड़ बचाना, इसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो एक टॉपिक हो गया। उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में आपकी किताब का जो अंतिम पैराग्राफ है वो क्या कहता है, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए भैया, लास्ट में आपका आता है सैक्रेड ग्रुप्स। अच्छा, सैक्रेड ग्रुप्स मतलब क्या होता है? अभी हमने पीछे बताया, कुछ पेड़ जिसको हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, वही वाला। अच्छा, ये क्या होता है? इसको हम लोग एकदम एनसीईआरटी आपका शुद्ध लिखता है कि इसको लोकल एरिया में, सैक्रेड ग्रुप को लोकल एरिया में लोग वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई चीज बहुत प्यारा है, अच्छा लगता है, तो आप उसको खोना चाहेंगे? नहीं खोना चाहेंगे। आपके सम्मान से जुड़ा है तो आप उसको जाने नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम किसी पेड़ की पूजा करेंगे तो हम उसको कटने नहीं देंगे, ये कोशिश करते रहेंगे। तो वर्शिप करते हैं तो इसके कटाई से रोकते हैं, भाई इसको कोई काटने ही नहीं देगा, सब लोग इसमें जल चढ़ाते हैं, अपना जाके पूजा पाठ करेंगे, नरियर और टांगेंगे, रक्षा बांधेंगे, समझ रहे हैं ना? वही बागेश्वर बाबा वाला जो पेड़ है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद में इसमें क्या कह रहा है कि कुछ स्पेशल जगह है जहां पे बहुत अच्छे पैमाने पे इसको देखा जाता है। जैसे एनसीईआरटी आपका पहला एग्जांपल देता है, एक जगह है खासी और क्या है? दूसरा है भैया जयंतिया, दूसरा है जयंतिया। ये जो दोनों है ये क्या है? ये दोनों पहाड़ियां हैं। कहां पे? हिल्स ऑन मेघालय। मेघालय एक जगह है जहां पे इन दोनों पहाड़ियों पे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, आरजे हिल ऑफ अरावली, राजस्थान का जो आपका अरावली पर्वत है उस पे भी बहुत ज्यादा सैक्रेड ग्रुप है, इसलिए पर्वत तो बचा है, साथ साथ पेड़ भी वहां के बचे हुए हैं। तीसरा क्या है? तीसरा आपका एनसीईआरटी एग्जांपल देता है वेस्टर्न घाट का। किसका भैया? वेस्टर्न घाट। कहां का? वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अच्छा सर, चौथा क्या है? चौथा इसका एग्जाम्पल क्या है? आप लोग अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा भैया। चौथा आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सरगुजा। क्या है? सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। ये तीनों क्या बवाल है आइए बताते हैं। एंड बस्तर
एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। जो बच्चे हमारे वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे होंगे वो इन जगहों पे गए भी होंगे घूमने, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कुछ जगह है जहाँ पे कुछ पेड़ लगे हैं, अगर हम उन पेड़ की पूजा करेंगे तो उनको कटने देंगे नहीं, धीरे धीरे क्या होगा वो विख्यात हो जाएगा। तो वैसे ही भैया ये कुछ जगह विख्यात हो गई है, बस और कुछ इसमें खास बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय में क्या कंडीशन हो गया है हमारा, कुछ ऐसे लास्ट रेफ्यूजेस बचे हैं। रेफ्यूजेस का मतलब होता है टुकड़े, मतलब कुछ बहुत जरूरी पन्ने, जैसे आपका पन्ना मान लीजिए फट गया, बहुत जरूरी था, तो आप उसको टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के पढ़ेंगे कि आखिर इसमें लिखा क्या था। वैसे मेघालय में कुछ लास्ट रेफ्यूजेस बचे हैं, किसके, प्लांट्स के, जिसको अगर नहीं बचाया गया, या ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मेघालय में ही पाया जाता है, बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है, बस उसके कुछ लास्ट टुकड़े बचे हुए हैं जो और पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं प्रेजेंट है, वो सिर्फ मेघालय में ही प्रेजेंट है। लास्ट में आपका क्या कहता है, एनसीईआरटी एक डाटा देती है, उस डाटा में कहती है कि भैया 14 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको याद कर लीजिएगा, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे जो हैं, और क्या चीज है सर, और करीब करीब 90 नेशनल पार्क, और लास्ट में आपका डाटा देती है एनसीईआरटी हमारी 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे चीज हमारे भारत में आज के डेट में स्थित है। मतलब इस पे बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है कि कितने नेशनल पार्क हैं, 4-5 को ऑप्शन दे देगा, तो आपका क्या बताना है, 90 है। पूछ लेगा कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 448 है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, यही सब है, इसमें कुछ है नहीं। लास्ट में हमारा एक लाइन और बचा है, इसको मिटा के वो लाइन इसी में आपकी कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए भैया बिल्कुल हम लोग आ गए हैं एंड में चैप्टर के। अब देखिए अब मजा आ गया, कह रहा है कि एक बार क्या हुआ था, 2 मीटिंग हुई थी, एक हुआ था अर्थ समिट, और क्या हुआ था, और एक दूसरा मीटिंग हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड मतलब एक बार हुआ था अर्थ के लिए, एक बार हुआ था वर्ल्ड के लिए। ये दोनों मीटिंग क्या है, देश, बहुत सारे देश थे जो आज के समय में एक मतलब दिक्कत से परेशान है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। भाई पेड़ काट देंगे, हवा चलेगा नहीं, ठंडी नहीं होगा, तो जो बर्फें हमारी जो पहाड़ियों पे बर्फ इकट्ठा है वो सब बह के आ रही है, धीरे धीरे नीचे आएंगी, बर्फ गलेगा, पानी बन जाएगा, पानी आ रहा है समुद्र में, समुद्र बढ़ रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक जितने समुद्र के किनारे शहर बसे हैं सब डूब के खत्म हो जाएंगे। बंबई बहुत संकट में चल रही है इस समय, आप लोग समझ लीजिए। तो उन्हें बचाने के लिए पूरे पृथ्वी के जितने भी नेता होता थे, जो मतलब प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे देश विदेश के, उन्होंने कुछ मीटिंग किया कि इसका समाधान क्या निकाला जाए। तो उनको ये समझ में आया, उनको क्या समझ में आया, उन्होंने आपस में कुछ प्लेज भी लिया था, कुछ शपथ भी लिया था, और उन सब ने कहा क्या था, उन सब ने ये कहा, अर्थ समिट कब हुआ था, क्वेश्चन आता है तो 1992 में पहला। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका वर्ल्ड समिट कब हुआ था, तो 2002 में। अच्छा सर, इसमें कहा क्या गया था, इसमें ये कहा गया था, इसमें ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा अर्थ समिट, एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। इसका क्या नाम है भैया, रियो डी जनेरियो। अच्छा कहाँ पे है आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से शायद ये रोम में है, रोम मतलब इटली में, हम कंफर्म नहीं है फिर बता रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये हुआ था भैया जोहानेसबर्ग में। ये कहाँ है सर, ये हमारा पड़ता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, जोहानेसबर्ग हमारा जो है ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इन दोनों मीटिंगों में कहा गया था कि आइए हम सब लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कसम खाते हैं, टू प्रिजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। यही इस पे बात हुई थी। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट डाटा है, सिर्फ बोर्ड नीट में ही नहीं बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, ठीक। अच्छा, तो इसका सभी लोगों ने क्या लिया था भैया, फ्यूचर में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सभी देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने
आपस में शपथ मतलब प्लेज लिया था। यहाँ पे हमारा चैप्टर 100% होता है कंप्लीट, कोई भी दिक्कत इसमें अब बचा नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। 17वें लेक्चर में 4 चैप्टर खत्म हो गए, अभी तो 60 लेक्चर की सीरीज है, धीरे धीरे सब निपटा देंगे। जिस प्रकार से जुड़े हैं जुड़े रहिए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।